आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर इंडियन पॉलिटी का। कौन सा चैप्टर है? संविधान का निर्माण। हो गया ना स्टार्ट। तो सेकंड चैप्टर जो है भारत के संविधान के निर्माण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास क्लियर है अभी तक जितना पढ़े, है ना? पिछली क्लास में क्या देखे थे? सिलेबस देखे थे, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ना? और ये टोटल 9 पिलर्स है ना, हर एक पिलर के अंतर्गत वेरियस चैप्टर्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पहले पिलर से, संविधान के परिचय से। यहाँ से शुरू किए और संविधान के परिचय वाला जो पिलर है हमारा, उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख चैप्टर्स है, अध्याय है, इसकी बात करें तो ये आपको टोटल 5 चैप्टर्स मिलेंगे पिलर नंबर 1 के अंतर्गत, संविधान का परिचय, है ना? और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था राज्य व्यवस्था एवं संविधान, है ना, ये क्या है इसके बारे में देखा था हमने। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के निर्माण के बारे में, है ना, जिस पर ऑलरेडी एक डेमो क्लास हम कर चुके हैं। ठीक, तो संविधान के निर्माण के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में, और ये तो 2 क्लास चलेगा कम से कम, है ना। इसके बाद फिर प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, फिर प्रस्तावना देखेंगे। ये जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। जब आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, वहाँ से कनेक्ट होगी चीज़ें, तब फिर उसको पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? तो संविधान का निर्माण, इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, ये है हमारा सेकंड चैप्टर, है ना। पहला चैप्टर हमने कर लिया था राज्य व्यवस्था और संविधान, ये है सेकंड चैप्टर। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, जैसे कि संविधान क्या है, पिछली क्लास में भी जान चुके हैं, है ना। संविधान सभा की मांग, अब ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, गुड मॉर्निंग बिक्की देवी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये ऐसा चैप्टर है जहां से आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पिछले क्लास में हमने राज्य व्यवस्था संविधान के बारे में डिस्कस किया था ना, वहां से आपको मिलेंगे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, जैसे कि राज्य के अंतर्गत क्या शामिल है ना, इस प्रकार की चीज़ें, या संविधान क्या है ना, उसके डेफिनेशन क्या है, क्या कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका की शक्तियाँ असीमित है, क्या एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, है ना, देख लिए थे हम पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि संविधान क्या है, ये तो हम पिछली क्लास में जान ही चुके हैं। संविधान सभा की मांग के बारे में देखेंगे, कब कब मांग की गई, संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया, संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे, है ना। एक बार जब संविधान सभा का गठन हो गया तो उसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक, मुख्य काम तो संविधान का निर्माण करना है, लेकिन इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कार्य जो संविधान सभा ने किए उसके बारे में जानेंगे। प्रमुख समितियों का गठन किया गया था ताकि कार्य जो है आसानी से हो सके, है ना, तो संविधान सभा की समितियों के बारे में जानेंगे। प्रभाव में कब आया, मतलब लागू कब हुआ, एक तो है बनकर कब तैयार हुआ, दूसरा है लागू कब हुआ, और फिर लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं संविधान क्या है। इसको फिर से बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है ना, पहले डिस्कस कर चुके हैं। 3 पॉइंट में हमने समझा। डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, नियम और कानून का संग्रह है जो किसी देश की सरकार के शासन प्रणाली का जो स्वरूप है उसको निर्धारित करता है। जैसे कि भारत में शासन प्रणाली का स्वरूप क्या है, लोकतंत्र है ना। यहाँ पर जनता अपने बीच से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो जनता के लिए ही क्या करते हैं, नियम कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र हमारी शासन प्रणाली का स्वरूप है। इसके अलावा संविधान और क्या कर रहा है, सरकार के जो विभिन्न अंग है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, इनके मध्य क्या कर रहा है, शक्तियों का विभाजन कर रहा है। क्या क्या कार्य है, क्या क्या शक्तियाँ, इसको डिफाइन कर रहा है, और उनको क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, सीमित कर रहा है। ठीक है, और जनता के क्या कर्तव्य है, सरकार के क्या कर्तव्य है, इसको भी संविधान ही बता रहा है। प्लस जनता के पास क्या है, मूल अधिकार भी है ना। एक तो कर्तव्य हो गया, चाहे जनता की बात करें चाहे सरकार के, प्लस फंडामेंटल राइट जो नागरिकों को मिले हैं उनको भी क्या कर रहा है, संरक्षित कर रहा है। ठीक है, तो ये है संविधान जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब इसके आगे देखते हैं संविधान सभा की मांग। ये है हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ, है ना। इस संविधान को बनाने के पीछे लगी काफ़ी सारी मेहनत। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई कि संविधान आखिर बनाएगा कौन। तो भारत का संविधान भारतीय चाहते थे कि भारतीय लोग ही बनाएं, अंग्रेज क्यों बनाएंगे, है ना। तो इसलिए पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई। पहले संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें कुछ भारतीय रहेंगे जो भारत के लिए संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, है ना। तो संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई वो हमको समझना है, कब कब की गई, किसके किसके द्वारा की गई। याद हुआ है पहले का जो डेमो क्लास में किए थे? हाँ,
अब से क्लास चैप्टर वाइज चल रहे हैं ना, तो अब रिवीजन करते हुए आना है ना, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार जब छोड़ोगे आप तो फिर पीछे रह जाओगे। एक दिन में 3 क्लास जैसे चल रही है ना, तो फिर एक दिन अगर आपने छोड़ा, अगले दिन आए तो उस दिन का 3 क्लास है, पिछले दिन का 3 क्लास है ना, लंबा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो करते हुए चलना है कवर, ठीक है। और क्योंकि एक बार पढ़ने से चीज़ नहीं होगी सॉल्व, अभी जैसे मैं पढ़ा दिया, समझ आ गया, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक नहीं। और एक बार रिवीजन से भी याद रहेगा नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन की आवश्यकता है ना। तो बार बार पढ़ते रहना है, ठीक है। और नोट्स प्रॉपर बनाओगे, इसी फॉर्मेट में बनाना है जैसा मैंने बनाया है ना, इसी फॉर्मेट में बिल्कुल बनाना है नोट्स। जैसे कि ये आप पिलर्स बना देना पहले, जो आपका सबसे फर्स्ट पेज होगा उसमें सब्जेक्ट का नाम, इसके अंतर्गत ये प्रमुख पिलर्स हैं, ठीक है। हर पिलर्स के अंतर्गत मल्टीपल चैप्टर्स हैं, है ना। तो ये जो पीडीएफ है ये तो आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। अब जैसे संविधान का परिचय, ये पहला पिलर है, इसमें ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसे में ना दिमाग में मैप बना रहेगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। फिर हम लोग आज पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण, ये जो चैप्टर है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, ये सब प्रमुख बिंदु है, पॉइंट्स है। इतना पढ़ लोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, है ना। मतलब सीजीपीएससी लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से आएगा नहीं। आप प्रीवियस ईयर के भी जैसे क्वेश्चन पेपर्स देखोगे ना, जितने भी अभी तक आए हैं, इससे बाहर के सवाल मिलेंगे ही नहीं आपको, ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक, है ना। तो इस प्रकार से पढ़ोगे तो बाहर से कुछ नहीं आएगा, बस इसी को रिवाइज करना है बार बार, है ना। तो ये आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो संविधान क्या है ये तो हमने समझ लिया। संविधान सभा की मांग के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बार जो मांग की गई है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं 1934 में, तो संविधान सभा की मांग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सभा यानी कि असेंबली, कुछ लोगों की सभा होगी जो क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, है ना। तो संविधान सभा की जो मांग है वो सबसे पहले की गई 1934 में। किसके द्वारा की गई? तो M.N. रॉय के द्वारा, ठीक है। M.N. रॉय का जो पूरा नाम है वो है मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक, ये नाम याद रखना। शॉर्ट में M.N. रॉय दिया जा सकता है, वैसे शॉर्ट वाला नाम ज़्यादा प्रचलित है इनका। पूरे नाम की बात करें तो मानवेंद्र नाथ रॉय, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई, है ना, 1934 में। क्लियर है यहाँ तक? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे ये, है ना। बाद में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे मानवेंद्र नाथ रॉय। और इन्हीं के द्वारा मांग की गई सबसे पहली बार संविधान सभा की, ठीक है। संविधान की नहीं, संविधान सभा की मांग की गई, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी मांग की गई वो की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। आप लोग इतिहास में पढ़ोगे, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया, याद है किसी को? 1800 आगे कांग्रेस का गठन कब किया गया, बताओ? नहीं पता है? 1885 में। कई बार जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, उसमें ऐसा ऑप्शन कैसे रहता है, 1885, फिर एक ऑप्शन रहेगा 1985, और यहीं पे लोग फंस जाते हैं। 1985 तो अभी हाल फिलहाल की बात है, ज़्यादा पुराना थोड़ी न हुआ है ना। 1885 में गठन किया गया, ठीक है। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारा पढ़ने के बाद भी ना दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ पे एग्जाम में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया, ठीक। इसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई फिर 1935 में, याद रहेगा। 1934 में पहली बार मांग की गई M.N. रॉय के द्वारा, फिर दूसरी बार मांग की गई 1935 में, जस्ट अगले साल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। और ये पहली औपचारिक मांग थी, ऑफिशियल डिमांड थी, ठीक है। या फिर अगर पूछा जाए पहली औपचारिक मांग कब की गई संविधान सभा के गठन की, तो 1935 में। जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है हर साल, आज भी होता है, दिसंबर में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया संविधान सभा के गठन की मांगों को लेकर। क्लियर है यहाँ तक? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दूसरी बार मांग की गई, और ये पहली औपचारिक मांग थी, ठीक है, संविधान सभा के गठन को लेकर। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख सदस्य जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने फिर से मांग की 1938 में। भाई मांग तो कर रहे, गठन तो हुआ ही नहीं है ना। तो 1934 में मांग की, फिर 35 में मांग की, फिर 38 में। 34, 35, 36, 37 को छोड़कर 38, ठीक है।
1938 में मांग की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इन्होंने जो मांग की, इस पर उन्होंने दो प्रमुख शर्तें रखी। पहली शर्त तो ये थी कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा, है ना, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि जितने भी वयस्क नागरिक हैं भारत के, वो सभी मतदान करें, यानी कि वो प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहते थे संविधान सभा के गठन को लेकर। जैसे आज के टाइम पे लोकसभा में हम देखते हैं, विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि जो जनता है ना, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, है ना। प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है, जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। जो प्रतिनिधि है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है ना, वो प्रतिनिधि वोट डालते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव है, जनता तो वोट नहीं करती इसमें, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य का चुनाव तो हम लोग करते हैं, है ना। विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। राज्यसभा की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, इसमें हम लोग वोट डालते हैं क्या? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ठीक है। या इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू की दो प्रमुख शर्तें थी। एक तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया जाए, पहली शर्त। और दूसरी जो शर्त थी, वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार का कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव चाहते थे, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन चाहते थे, प्रत्यक्ष निर्वाचन। हालांकि हुआ नहीं प्रत्यक्ष निर्वाचन, आगे हम लोग देखेंगे, है ना। प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहते थे कि जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे चुनाव में, है ना। संविधान सभा के सदस्यों को लेकर जो चुनाव होना है, जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे। और कौन सी जनता? जो वयस्क है ना। दूसरा, बाह्य हस्तक्षेप नहीं। अंग्रेजों का शासन चल रहा था, हम देखते हैं 1947 में जाकर हमें आज़ादी मिलेगी। अभी 1938 का समय चल रहा है, तो वो चाहते थे अंग्रेज जो है वो इंटरफेरेंस ना करें, ठीक है। भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं से करे, किसी ही बाह्य हस्तक्षेप के बिना। तो ये प्रमुख दो डिमांड याद रखना 1938 में, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, ठीक। क्लियर है। तो 1934 एम.एन. रॉय, 35 कांग्रेस पार्टी और 38 जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये तीन प्रमुख डिमांड याद रखना है, तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 39 और 40 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 39 में क्या किया गया, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है ना, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की ये जो डिमांड है, इसका उन्होंने क्या किया, समर्थन किया, ठीक है। तो फिर से एक अगला जो अधिवेशन होगा 39 में कांग्रेस का, इसमें फिर से एक साल पहले जो जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी संविधान सभा के गठन की, और उस पर जो दो प्रमुख शर्तें रखी थी, है ना, वयस्क मताधिकार और कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं, इसका कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। जब अधिवेशन होता है तो प्रस्ताव पास किया जाता है कि हम इस बात का समर्थन करते हैं करके, ठीक है। तो इस प्रकार से तो समर्थन किया गया। एग्जाम में ये वाला डेट पूछा नहीं जाएगा, है ना। इसके अलावा 1940 ब्रिटिश सरकार, जो द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, अभी 1939 से लेकर के 45 तक का जो समय था, वो द्वितीय विश्व युद्ध का, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, है ना। विश्व युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी प्रमुख महाशक्तियां हैं ना, वो इस युद्ध में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही थी एक प्रकार से। चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, रशिया की बात करें, है ना। इस कारण से इसे वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। अब ब्रिटेन तो इसमें शामिल था, ब्रिटेन की हालत भी खराब थी, है ना। और ब्रिटेन के सिर्फ कॉलोनी इंडिया ही नहीं था, बहुत सारे कॉलोनीज थे वर्ल्ड में, है ना। और सबसे प्रमुख कॉलोनी की अगर बात करें, यानी कि उपनिवेश की बात करें, तो वो था भारत। अब ब्रिटेन चाहता था कि भारतीय जो है वो ब्रिटेन की सहायता करे इस विश्व युद्ध में, है ना। और इसके लिए क्या जरूरी है कि भारत में जो डिमांड चल रही है, एक तो आज़ादी की मांग चल रही थी, है ना। इसके अलावा संविधान के सभा के गठन की मांग चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि संविधान सभा के गठन की जो मांग चल रही है, इसको हम लोग थोड़ा समर्थन दे देते हैं, ताकि भारतीय खुश हो जाएंगे और फिर हमारी सहायता करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। तो ये चाहते थे अंग्रेज। तो 1940 में लाया गया अगस्त प्रस्ताव। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। आप ये सब ना हिस्ट्री में पढ़ोगे। लॉर्ड लिनलिथगो ये थे भारत के वायसराय,
ठीक है। और इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू की जो मांग थी 1938 में, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया 1939 में, इसी मांग का समर्थन, ये जो संविधान सभा के गठन की मांग चली, इसका समर्थन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया 1940 में। इसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त महीने में लाया गया था। बेसिकली बात करें तो 8 अगस्त 1940, है ना। तो अगस्त महीने में ये प्रस्ताव लाया गया ब्रिटिश सरकार की ओर से, जिसमें उन्होंने संविधान सभा के गठन की जो मांग चल रही है उसका उन्होंने समर्थन किया, सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया, ऑफिशियली नहीं। ऐसा नहीं है कि पेपर वर्क कर रहे, साइन करके दे रहे कि हाँ मान ही रहे, सैद्धांतिक रूप से समर्थन, हाँ भाई मानेंगे, आप सही डिमांड कर रहे हो। लेकिन फिर से इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं, है ना। ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और थी, है ना। द्वितीय वो बेसिकली चाहते ये थे कि वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट करें, जैसे तैसे करके टाल मटोल करते रहे, ये चाहते थे बेसिकली अंग्रेज, है ना। तो 1940 में लाया गया अगस्त प्रस्ताव। क्या था, कुछ स्पेशल नहीं, ये जो संविधान सभा के गठन की मांग चल रही थी उसी का समर्थन देने के लिए सैद्धांतिक रूप से, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ा अब हरकत में आना तेज हुए, क्योंकि भारतीय तो भाई सपोर्ट वैसे भी नहीं कर रहे थे। फिर अगेन 1942 में वो लाए क्रिप्स मिशन, कौन, ब्रिटिश सरकार। तो क्रिप्स मिशन लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्रिप्स मिशन की बात अगर हम लोग करें तो ये जो मिशन है इसमें एक सदस्य था, वही अध्यक्ष भी था, ठीक है। क्या नाम है बताओ, पढ़ा चुका हूँ यार डेमो में, फिर भी याद नहीं है। बताओ बताओ क्या नाम था, बताओ बताओ, याद नहीं है। हाँ, स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। यहां से ना डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स, ये नाम था उस व्यक्ति का जो क्रिप्स मिशन के सदस्य थे और वही अध्यक्ष थे। ये ब्रिटेन में पार्लियामेंट थी, ठीक है। तो उसके बेसिकली मंत्रिमंडल के सदस्य थे, यानी कि मंत्री थे बोल सकते हैं आप। ब्रिटेन में जैसे आज के टाइम पे इंडिया में देखेंगे ना मंत्री, है ना, भारत की संसद में, तो ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बेसिकली जो वहाँ का कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसके सदस्य थे। बोलने का मतलब है मंत्री थे, ठीक है। वो अध्यक्ष भी थे, एक ही मेंबर था, वो सदस्य भी वही है, अध्यक्ष भी वही है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन आया भारत मार्च 1942, मार्च 1942 में ये भारत आया। क्यों भारत आया, उद्देश्य क्या था कि ये जो संविधान सभा के गठन की मांग हो रही है भारतीयों के द्वारा, उसका वो क्या करे, रिव्यू करे, आकलन करे, है ना, उसको जांच पड़ताल करे और ये देखे कि क्या वाकई में संविधान सभा का गठन किया जा सकता है करेंट टाइम पर, ठीक है। तो इस सब चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए आए। मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि भारतीयों का सपोर्ट लेना। वर्ल्ड वॉर तो भी कंटिन्यू है, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है कुछ खास काम तो किया नहीं, उसको लाने का जो श्रेय है वो लॉर्ड लिनलिथिगो का है, वो वायसराय है भारत में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्रिप्स मिशन में व्यक्ति आ रहा है कहाँ, ब्रिटेन से आ रहा है अब, क्योंकि अब थोड़ा मामला होते जा रहा है गंभीर, है ना। तो भारत में रह के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, अब ब्रिटेन से बेसिकली बात करें मंत्रिमंडल के सदस्य स्वयं आ रहे हैं भारत में, ताकि रिव्यू कर सके एक्चुअल में डिमांड जो चल रही है उसके लिए, है ना। तो स्टैफर्ड क्रिप्स आए मार्च 1942 में भारत, है ना। ये जो मिशन था इसने प्रमुख सिफारिशें जो की उसकी अगर बात करें तो एक तो प्रमुख सिफारिश इसके द्वारा की गई, वो ये की गई कि एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, यानी कि एक ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा के गठन की मांग हो रही है, ये संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी भारतीयों के लिए, है ना। तो इन्होंने कहा कि एक ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा संपूर्ण भारत के लिए। एक ही संविधान सभा का गठन इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग की अलग डिमांड चल रही थी पैरेलली देखे तो, वो चाहते थे एक अलग देश का निर्माण, पाकिस्तान, है ना। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई विभाजन नहीं चाहती थी, वो चाहती थी एक ही देश बने जिसे भारत पाकिस्तान सम्मिलित रूप से रहे, मतलब कोई विभाजन नहीं होना चाहिए देश का, ये डिमांड थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जबकि मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि एक अलग देश बने पाकिस्तान और उसके लिए एक अलग संविधान का निर्माण हो, और उसका निर्माण करने के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन हो, ठीक है। तो एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये प्रमुख शर्तें थी किसकी, क्रिप्स मिशन की, है ना। और दूसरी शर्त प्रमुख जो थी वो ये थी कि ये जो संविधान सभा है ना, इसका जो गठन है वो किया जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इस शर्त के पीछे बहुत बड़ी उनकी जो चाल थी बोल सकते हैं वो ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम संविधान सभा का गठन करेंगे, इस बात के लिए भारतीय को पहले मना लेंगे तो वो फिर क्या करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर में। और अल्टीमेटली वो चाह तो यही रहे थे, है ना। तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये इनकी प्रमुख शर्त थी। और एक थी एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बहुत सारी शर्तें थी, ये दो प्रमुख थी, इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये वाली जो शर्त थी, इससे जो मुस्लिम लीग थी, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाए पाकिस्तान के लिए, है ना। तो मुस्लिम लीग यहाँ से इन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया, बोले हम तो बाहर हैं भैया इस प्रस्ताव से, ये प्रस्ताव हमारे काम का नहीं है ना। वो खुश नहीं थे बेसिकली। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पे खुश थी, ठीक है, एक ही संविधान सभा, देश को विभाजन तो चाहते नहीं थे, ठीक है। संविधान सभा का गठन, लेकिन ये बोल रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। यहाँ से कांग्रेस पार्टी का दिमाग खराब हो गया, बोले यहाँ पे इस शर्त को मानने के लिए तो हम भी तैयार नहीं है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं 1939 से लेकर के 45 तक, है ना। और बेसिकली बात करें तो ये विश्व युद्ध कब खत्म होगा, ये इस समय 42 में थोड़ी ना पता है किसी को, है ना। तो उस कब विश्व युद्ध खत्म होगा, कब संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये तो फिर वही पुरानी बात होगी। 1934 से मांग कर रहे हैं, है ना, अभी तक तो पूरा हुआ नहीं, फिर पता चला कितने साल लगा दिए। तो कांग्रेस पार्टी भी इससे बाहर हो गई, है ना। और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में एक चीज कही, उन्होंने कहा इसे पोस्ट डेटेड चेक। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में, है ना। पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जो बाद में जाकर के लागू हो रहा है ना, पोस्ट डेटेड। तो पोस्ट डेटेड चेक कहा गया किसको, क्रिप्स मिशन को। और किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा ना, याद रखना, ये वाला प्रश्न आ चुका है काफी बार। तो महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था क्रिप्स मिशन को। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा ना संविधान सभा का गठन करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब खत्म हो जाएगा तो, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो बात हुई क्रिप्स मिशन की। तो अल्टीमेटली ये मिशन भी जाके फेल हो गया, इसके तहत भी संविधान सभा का गठन नहीं किया जा सका, है ना। और इसके बाद फिर जो सबसे महत्वपूर्ण मिशन है वो आएगा कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा 1934, फिर 35, फिर 38, 39 जिसमें कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया नेहरू की मांग का, 40 अगस्त प्रस्ताव लाया गया, ब्रिटिश सरकार ने समर्थन दिया बट लागू हो ही नहीं रहा है। 1942 ये पहला महत्वपूर्ण प्रयास था जिसको सीरियसली लिया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य स्वयं भारत है क्रिप्स मिशन में, स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके तहत भी लेकिन संविधान सभा का गठन नहीं किया जा सका, क्योंकि इसकी जो शर्तें थी प्रमुख वो ऐसी थी जो ना तो मुस्लिम लीग को स्वीकार हुई और ना ही कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। और ये दो प्रमुख पार्टियां थी देश की, जब यही स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं 1946, ठीक है। तो 1942 के बाद जो अगला महत्वपूर्ण साल है वो है 1946। इस समय आया कैबिनेट मिशन, ठीक। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कैबिनेट मिशन कौन से वर्ष आया, तो 1946। क्रिप्स मिशन कब आया, हाँ, तो कैबिनेट मिशन के बारे में याद रखना है, ये 1946 में आया, ठीक है। तो मार्च 1946, अगर डेट की बात करें तो 24 मार्च 1946 इस दिन ये आया भारत, ठीक है। और इसने अपना फॉर्मेट जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया मई में, है ना। तो मई में भी याद रख सकते हैं 16 मई 1946। इस दिन इन्होंने क्या पेश किया, प्रस्ताव, यानी कि कौन कौन सी प्रमुख शर्तें थी इस मिशन की, ठीक है। जैसे क्रिप्स मिशन में देखे ना, संविधान सभा का गठन करेंगे, केवल एक ही संविधान सभा होगी, और कब ये लागू होगी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका गठन करेंगे। तो ये प्रमुख शर्तें थी। वैसे ही कैबिनेट मिशन की कौन कौन सी प्रमुख शर्तें थी, ये इन्होंने प्रस्तुत की 16 मई 1946 को। आ गए थे भारत 24 मार्च 1946 को, ठीक है। इसमें थे टोटल 3 सदस्य, 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में,
ठीक है। क्रिप्स मिशन में देखिए एक ही मेंबर है और वही अध्यक्ष भी है, ऑब्वियस सी बात है, एक मेंबर है तो वही उसी के पास सारी पावर रहेगी, है ना। यहाँ पर 3 मेंबर हैं, एक मेंबर पुराने हैं क्रिप्स मिशन वाले, कौन से, स्टैफर्ड क्रिप्स, ये दूसरी बार आए, ठीक है, क्योंकि इनको आइडिया था ना, पहले आ चुके थे, रिव्यू कर चुके थे, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने सोचा कि ये बंदा पहले ही जाके रिव्यू कर चुका है तो इसको वापस से भेजते हैं, हेल्प करेगा बाकी 2 की, ठीक है। तो स्टैफर्ड क्रिप्स दूसरी बार आए, एक मेंबर तो ये हो गया। एक मेंबर जो अध्यक्ष थे इस मिशन के वो है पैथिक लॉरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। स्टैफर्ड क्रिप्स यहाँ पर कैबिनेट मिशन में एक सदस्य के तौर पर आए, ठीक, और दूसरे जो सदस्य थे वो थे A.V. अलेक्जेंडर, ठीक। तो ये टोटल 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, है ना, और ये प्रमुख मिशन है क्योंकि इसी मिशन के प्रस्ताव जो उन्होंने प्रस्तुत किए 16 मई 1946 को, इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का क्या होगा, गठन होगा। अभी तक जितनी मांग की गई कोई फल तो मिला नहीं भारतीयों को, लेकिन अब मिलने वाला है 1946 में, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष है, उनमें से अध्यक्ष है पैथिक लॉरेंस, अन्य 2 सदस्य है स्टैफर्ड क्रिप्स और दूसरे है A.V. अलेक्जेंडर, याद रहेगा। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो ये 3 तो आपको मिलेंगे, एक चौथा किसी और का नाम दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है सारी चीज। ऑनलाइन में क्लियर है सभी को, समझ आ रहा है ना, स्पीड ठीक है, फास्ट स्लो ठीक है ना। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग, संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं, है ना, ये 3 सदस्य है, अब इसने कौन कौन से प्रमुख प्रस्ताव दिए। तो जो 16 मई 1946 को ये जो प्रस्ताव दिया गया उनके द्वारा, काफ़ी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट रहता है ना, जो मेन पॉइंट है उसको हमको डिस्कस करना रहता है। तो ये 5 प्रमुख प्रस्ताव के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहली बात, ये जो संविधान सभा का गठन किया जा रहा है ना, तो ये संविधान सभा जैसे ग्राफिक्स के माध्यम से देखें, संविधान सभा मतलब लोगों की सभा रहेगी जो लोग संविधान का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस सभा में कितने मेंबर रहेंगे, सदस्य कितने होंगे, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, सदस्य कितने रहेंगे। तो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई कितनी, 389, है ना, 389 रहेगी मेंबर्स की संख्या, सदस्यों की संख्या जो संविधान सभा बनाई जाएगी, है ना। और 389 ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं, तो इसका निर्धारण किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जो जनसंख्या है उस पर रहेगा 1 सीट। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का निर्धारण किया गया। तो उस समय लगभग भारत की जनसंख्या की अगर बात करें, भारत बोलने का मतलब है पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हो उस वक्त, है ना, क्योंकि एक ही संविधान सभा के गठन की यहाँ पर बेसिकली प्रस्ताव जो है लाया गया था, है ना। तो प्रत्येक 10 लाख की जो जनसंख्या है उसके लिए 1 सीट का निर्धारण किया गया। तो बोल सकते हैं अगर 389 सीट है तो 38 करोड़ 90 लाख के लगभग उस समय संख्या थी, जनसंख्या थी किसकी, भारत की, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भी शामिल है ना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो पहला जो शर्त था वो यही था कि सदस्यों की संख्या होगी 389, इसका बाद में और क्लासिफिकेशन करेंगे। और ये 389 कैसे निर्धारित किया गया, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख शर्तें यहाँ से याद रखना, सदस्यों की संख्या कितनी है 389, 389, और कैसे निर्धारण किया गया है, क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, तो भारत की जनसंख्या उस समय हम इमेजिन कर सकते हैं 38 करोड़ 90 लाख रही होगी, है ना, उस आधार पर 1-1 सीट निर्धारित किया गया, तो 389 सीट आई, ठीक है। ये 2 चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक। अब 389 जो भी जो सीट थी बेसिकली हम देखें संविधान सभा में, है ना, ये 389 जो सीटें थी ये भी कहाँ से आने थे, ये तो भारत का है, हमको पता है। भारत की बात करें जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है, तो भारत में इस समय प्रमुख तौर पर अगर हम देखें तो 2 प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो है ब्रिटिश भारत, जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, उनका डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है, ब्रिटिश भारत।
और दूसरा है देसी रियासतें, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो वहां पर शासन कर रहे हैं, देसी रियासतें। देसी रियासतों के केस में क्या हो रहा था, दो प्रकार के मामले होते थे ना, एक है आंतरिक मामले और दूसरा है बाह्य मामले, ठीक है। जैसे देसी रियासत है तो उनका जो क्षेत्र है उसके अंदर के कौन कौन से मामले हैं, शासन प्रशासन की बात करें तो उसमें जो राजा महाराजा थे रियासतों के वो थे स्वतंत्र, ठीक है। एक था आंतरिक मामला और दूसरा था बाह्य मामला। बाह्य मामले को हम लोग विदेशी मामले भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब भारत में लगभग उस समय 565 देसी रियासतें थी, ठीक है। तो 565 के लगभग थी देसी रियासतों की संख्या, ठीक। और इस 565 में हम लोग देखेंगे कि भारत में जब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए ना, तो भारत में कितनी देसी रियासतें आकर के मिली अल्टीमेटली, तो याद रखना है 552 जो देसी रियासतें थी ये शामिल हुई इंडिया में, और बाकी की किस में चली गई, पाकिस्तान में। तो कितने बच गए, 13 बच गए, ठीक है। ये चले गई पाकिस्तान में, जब हम आज़ाद हुए तब की बात है ना। और इसमें भी अगर बात करें तो 549 जो रियासतें थी 552 में, वो तो मतलब आ गई जैसे तैसे, ठीक है। लेकिन जो 3 प्रमुख रियासतें थी जिसमें थी एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नखरे किए शामिल होने के लिए। तो 549 तो फिर भी आसानी से आ गए थे, आसानी से मतलब कुछ कुछ तो और थे, भोपाल है, त्रावणकोर है, जिनके लिए भी थोड़ी संघर्ष करनी पड़ी भारत सरकार को। और 3 जो देसी रियासतें थी ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कराया भारत सरकार को शामिल होने के लिए। जम्मू कश्मीर का मैटर तो आज तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, आपको पता है ना। तो वो वाला चीज़ है, हालांकि भारत का हिस्सा है लेकिन उसकी एक अलग कहानी है ना। आपको पता है थोड़ा बहुत उसके बारे में? हाँ, मतलब अलग शासन तो हर, देखो देसी रियासतों के लिए ऑप्शन था जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए कि या तो आप भारत में शामिल हो सकते हो, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, या चाहो तो आप स्वतंत्र रहो। तो ज़्यादातर लोग तो ही चाहेंगे ना स्वतंत्र रहना, ठीक है। तो इस कारण से, क्योंकि स्वतंत्र रहना इसलिए भी चाहेंगे ना क्योंकि जितनी भी देसी रियासतें थी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, 2 प्रकार के मामले हैं। एक तो आंतरिक मामले, मतलब अपने देश का जो शासन व्यवस्था है मैं कैसे चलाऊं, किसको मंत्री बनाऊं, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो वो सारा जो चीज़ है इंटरनल मैटर है, अपने आंतरिक मामलों को संभाल रहे थे। इसमें देसी रियासतें थी स्वतंत्र, यहाँ पर ब्रिटेन गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं था आंतरिक मामलों में। आप अपने आंतरिक मामले अपने हिसाब से चलाओ, है ना। बाह्य मामले यानी कि विदेशी मामले, इसके अंतर्गत एक देसी रियासत का दूसरे देसी रियासत के साथ कोई संधि करना या युद्ध करना, आक्रमण करना, ठीक है, ये जो भी मैटर था बाह्य मामले, जो विदेशी मामलों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देसी रियासतें स्वतंत्र नहीं थी। यहाँ पर इन मामलों में जब उनको निर्णय लेना है तो ऐसे मामलों में ब्रिटेन सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जरूरी था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार से पूछे बिना वो बाह्य मामलों पर निर्णय नहीं ले सकते थे। ये देसी रियासतों की कंडीशन थी, है ना। तो हम बात करें 389 सीटों की, अभी संविधान सभा का गठन किया गया पूरे भारत के लिए। तो भारत में 2 प्रकार के क्षेत्र आते थे, एक तो है ब्रिटिश भारत जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्टली शासन चल रहा है, यानी कि आंतरिक मामले, बाह्य मामले सभी कौन देख रहा है, ब्रिटिश सरकार। और देसी रियासत जहां पर आंतरिक मामले तो रियासत संभाल रहे हैं, जो राजा महाराजा है वो, बाह्य मामलों में ब्रिटिश सरकार की हिस्सेदारी, भागीदारी बोल सकते हैं, उनसे बिना आज्ञा लिए वो कार्य नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सीटों का विभाजन है इसको ध्यान में रखना। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो सीटें निर्धारित की गई थी वो कितनी थी, 296। 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत निर्धारित की गई थी, ठीक है। 389 में 296 सीटें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, ठीक। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना देसी रियासत, तो देसी रियासतों के अधीन या उनके लिए जो सीटें निर्धारित थी वो थी 93 सभी के लिए ना, टोटल 565 थी ना सभी के लिए। तो सभी के लिए कैसे करेंगे, तो जो जो छोटी रियासतें उसका एक समूह बनाया गया, जो बड़ी रियासतें उनके लिए सीट निर्धारित किया गया। तो जनसंख्या के आधार पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। अब कोई रियासत है, मान लो वहाँ की जनसंख्या ही 1 लाख है, ऐसे 10 रियासतें हैं तो उन 10 को आपस में जोड़ा जाएगा,
है ना, तब 10 लाख संख्या हो गया, उनके लिए एक सीट का निर्धारण। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो देसी रियासतों के लिए जो सीटें निर्धारित की गई वो थी 93 और ब्रिटिश भारत के लिए 296। इस ब्रिटिश भारत में भी ना कुछ विभाजन किया गया। एक ऐसा विभाजन किया गया कि ब्रिटिश भारत में भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ प्रांत ऐसे थे जहां पर थी विधायिका, यानी कि बोल सकते हैं विधानसभा। और विधानसभा वाले टोटल 11 प्रांत थे उस समय भारत में, ठीक है। तो 11 ऐसे प्रांत थे जहां पर क्या थी, विधायिका, ठीक। जैसे विधायिका समझ आ रहा है ना, जैसे अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं। हर राज्य में आपको विधानमंडल, विधानसभा देखने को मिलेगी। तो उस समय पे जब भारत आज़ाद नहीं हुआ है, 1946 की बात चल रही है, ठीक है, उस समय 11 ऐसे प्रांत थे जहां पर विधानसभा थी, ठीक है। तो ये इनके लिए जिन सीटों का निर्धारण किया 296 में अलग से, फिर से इनके लिए जो सीटें निर्धारित थी वो थी 292, क्लियर। 292 सीटें किसके लिए, ये जो 11 प्रांत है जहां पर क्या है, विधानसभा है, उनके लिए सीटों की संख्या जो निर्धारित थी वो थी 292। ब्रिटिश भारत में फिर से डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो कुछ प्रांत ऐसे थे जिसमें से आ जाते हैं 4 प्रांत। ये 4 प्रांत ऐसे थे जहां पर विधायिका यानी कि विधानसभा नहीं थी। यहां पर मुख्य आयुक्त होते थे जो वहां का शासन व्यवस्था संचालित करते थे। तो मुख्य आयुक्त, ठीक है। तो मुख्य आयुक्त के प्रांत इन्हें कहा जाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं चीफ कमिश्नरी एरियाज, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो चीफ कमिश्नर के प्रांत या मुख्य आयुक्त के प्रांत बोलो हिंदी में, ऐसे प्रांत थे 4। हर प्रांत के लिए एक सीट, तो टोटल कितनी सीट हो गई, 4 सीट, ठीक है। ये 4 प्लस 292 कर देंगे तो 296, ठीक है, ब्रिटिश भारत के लिए। तो ये डिवीजन याद रखना है सीटों का, क्लियर है यहां तक। टोटल सीटें कितनी थी, 389। इनका विभाजन कैसे किया गया, क्योंकि उस समय भारत की जो संरचना थी, एक प्रकार से अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो एक था ब्रिटिश भारत और दूसरी थी देसी रियासतें, है ना। ब्रिटिश भारत जहां पर आंतरिक मामले, बाह्य मामले, सभी चीजों पर कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का था, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं 296 सीटें निर्धारित थी ब्रिटिश भारत के लिए। और देसी रियासतों की बात करें तो लगभग 565 जो देसी रियासतें थी, भारत पाकिस्तान सम्मिलित रूप से देखा जाए, उनके लिए सीटों की संख्या जो निर्धारित थी वो थी 93। दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 389। लेकिन अगेन ब्रिटिश भारत में भी कुछ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर प्रांत बनाए गए हैं। तो 11 प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधायिका है, विधानसभा है ना। 11 ऐसे प्रांत है जहाँ पर विधानसभा है और 4 ऐसे प्रांत है जहाँ पर विधानसभा नहीं है, वहाँ पर कौन है, मुख्य आयुक्त है। जैसे आज के टाइम पे हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेश, है ना, जैसे कि हम एग्जांपल ले दमन दीव दादर नागर हवेली का या लद्दाख का एग्जांपल ले। कुछ केंद्र शासित, 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहाँ पर आपको विधायिका मिलेगी, विधानसभा, एक जम्मू कश्मीर में, एक दिल्ली में और तीसरा है पौंडीचेरी में। इसके अलावा हमारे पास, हमको पता है कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, 8 है। 3 के पास विधायिका है ना, और बाकी 5 के पास तो विधायिका नहीं है, वहां पे तो उपराज्यपाल शासन कर रहे हैं, राष्ट्रपति के बिहाफ में शासन व्यवस्था चलाते हैं वहां का राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के पास इतना समय तो है नहीं कि वो डायरेक्ट जा के बैठे हर दिन, है ना। तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, या किसी अन्य जो बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर प्रशासक के नाम से जाने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। कार्य वही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। जैसे लद्दाख में बोलते हैं उपराज्यपाल, दमन एंड दीव में बोल देंगे प्रशासक। तो इस प्रकार से, ठीक है, काम मतलब कार्य वही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे विधायिका तो है नहीं, अगर 3 की अगर हम लोग बात करें तो 8 में से 3 के पास विधायिका है और 5 के पास तो विधायिका है नहीं, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश से ही हम कनेक्ट कर सकते हैं ये जो मुख्य आयुक्त के प्रांत थे उस समय, क्लियर। तो 11 प्रांत ऐसे थे जहां पर विधायिका यानी कि विधानसभाएं थी। इनके लिए सीटें निर्धारित थी 296 में से 292। और 4 प्रांत ऐसे थे जहां पर विधायिका यानी कि विधानसभा नहीं है, तो वहां पे कौन है, मुख्य आयुक्त है, तो उन्हें कहा जाता था मुख्य आयुक्त के प्रांत। 4 प्रांत थे, हर प्रांत के लिए एक सीट, तो टोटल कितनी हुई, 4 सीट, ठीक।
तो 292 प्लस 4 ये ब्रिटिश भारत के लिए, 296 और 93 देसी रियासत के लिए। ठीक है, तो टोटल संख्या हो गई 389। ये है सीटों का बंटवारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। और इसके बाद जो सेकेंड क्लॉज हमने देखा था, जो प्रमुख प्रस्ताव है, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, इसी आधार पे आया था 389 सीट। ठीक है, तो ये दो प्रमुख प्रावधान याद हो गए। तीसरा जो प्रमुख प्रावधान था इस मिशन का, कैबिनेट मिशन का, वो ये था कि ये जो ब्रिटिश भारत के लिए जो सीटों का बंटवारा किया गया है, इसके लिए होगा भैया चुनाव। ठीक है, चुनाव कराना है। और जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे 1938 में कि चुनाव तो होना है, लेकिन वो चाहते थे वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि वो चाहते थे डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करे। ये जो सीटें हैं, चलो ये तो निर्धारित हो गई, इन पर चुनकर जो प्रतिनिधि आएंगे वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा क्या हो, निर्वाचित हो, ऐसा चाहते थे नेहरू। यहाँ पर चुनाव की बात तो की गई, लेकिन वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, जनता नहीं चुनेगी, है ना, चुनेगा कौन? तो यहाँ पर क्या शर्त रखी गई थी, ये जो हमने देखा ब्रिटिश भारत के बारे में 296 सीट और देसी रियासत के बारे में 93, तो देसी रियासत के जो 93 प्रतिनिधि हैं वो कैसे आएंगे? तो इस बारे में प्रावधान ये किया गया कि ये जो देसी रियासतों के 93 सीटें हैं उन पर कोई चुनाव नहीं होगा। जो रियासत के राजा महाराजा हैं, जो रियासत के प्रमुख हैं, वो ही अपने बीच से प्रतिनिधि का चयन करके भेजेंगे, वो चुनेंगे जिसको चाहे उसको और भेजेंगे संविधान सभा के लिए। तो यहाँ पर प्रतिनिधियों का क्या होगा, चयन किया जाएगा। राजा महाराजा जो हैं रियासतों के, है ना, उनके द्वारा चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई चुनाव तो हो नहीं रहा है, जो 93 सीटें हैं उसके लिए बात कर रहे हैं। चुनाव की बात की गई 296 सीटों के लिए। ठीक है, जो ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थी, ये कैसे आएंगे, यहाँ पर लोग कैसे आएंगे? तो ये आएंगे चुनकर। किसके द्वारा चुनकर? तो ध्यान में रखना है, देखो सबसे पहली बात तो आपको जो ध्यान में रखनी है कि ये जो 296 भी जो सीटें हैं ना, इसमें कौन कौन से कम्युनिटी के लोग रहेंगे। एक तो देश में वैसे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला चल रहा था उस समय। ठीक है, अलग अलग समुदाय में, क्योंकि अंग्रेज बेसिकली चाहते ही नहीं थे ना, यही चाहते थे कि अलग अलग समुदाय के बीच में वो फूट डाले, जैसे हिंदू मुस्लिम, जो आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, कई बार हिंसक प्रदर्शन भी हो जाता है अभी भी, है ना। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बड़ा योगदान है वो अंग्रेज़ों का ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एक्ट लाए, जो आप लोग मॉडर्न जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें डिस्कस करोगे, मतलब पढ़ोगे उसमें, कि ऐसे ऐसे एक्ट लाए जहाँ पर वो एक दूसरे को तोड़ सके, हिंदू मुस्लिम के आपस में झगड़े कराए, और उनका जो ध्यान है, जो आज़ादी के लिए जो डिमांड कर रहा है, वो शिफ्ट होकर आपसी लड़ाई में ही लगा रहा है ना। तो यहाँ पर जो प्रमुख प्रस्ताव था 296 जो सीटें हैं, वहाँ पर कौन कौन से समुदाय के लोग चुनकर आएंगे? तो यहाँ पर जो प्रमुख प्रावधान किए गए कि 3 प्रमुख समुदाय के मध्य क्या होगा, सीटों का आवंटन। ये जो 296 जो सीटें हैं, इसका वर्गीकरण किया जाएगा 3 प्रमुख समुदाय के मध्य। कौन कौन से 3 प्रमुख समुदाय? एक है, पहले तो याद रखना, एक है मुस्लिम पहले, ठीक है, दूसरा है सिख, ठीक, और तीसरा ना हिंदू वगैरह नहीं है, तीसरा है सामान्य। सामान्य में वो सभी आ जाते हैं जो मुस्लिम नहीं है, जो सिख नहीं है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है हिंदू आ जाएगा, लेकिन हिंदू के अलावा जैन है, बौद्ध है, पारसी है, जितने भी धर्म हैं वो सब आ जाएंगे सामान्य में। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं SMS, ठीक, सामान्य, मुस्लिम, सिख, ये 3 प्रमुख समुदाय हैं जिनके मध्य सीटों का आवंटन किया गया। ये ब्रिटिश भारत की सीटों की बात करें, यानी कि 296 सीटों की। ठीक है, 296 सीटों के लिए बात कर रहे हैं। बाकी देसी रियासत के बारे में जैसा मैंने बताया, देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो रहा है? रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर निर्वाचन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है चयन। और कौन कर रहा है? राजा महाराजा कर रहे हैं, है ना, क्लियर यहाँ तक। लेकिन ये जो 296 जो सीटें हैं ब्रिटिश भारत के लिए, इनका वर्गीकरण किया जा रहा है 3 समुदाय से होकर के आएंगे। SMS, सामान्य, मुस्लिम, सिख। जो मुस्लिम नहीं है, जो सिख नहीं है, वो सब आ जाएगा सामान्य में। क्लियर है यहाँ तक? तो इस आधार पर किया जाना था। और दूसरी बात, ये 296 सीटों के लिए तो होगा चुनाव, ये 93 के लिए तो चुनाव नहीं हो रहा है।
296 के लिए चुनाव हो रहा है, 3 समुदाय के लोग आ रहे हैं, सामान्य, मुस्लिम, सिख, और चुनाव होगा तो चुनाव कैसे होगा? आज के टाइम पर जैसे चुनाव कैसे होता है, आज के टाइम पर जैसे हम लोकसभा की बात करें या राज्यों में विधानसभा की बात करें, तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर चुनाव में मान लो 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, 10 लोग खड़े हैं अगर चुनाव में, और अगर मान लो वोट देने वालों की संख्या 1000 एग्जाम्पल, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो बाकी 9 लोग से ज़्यादा वोट लाएगा, तो वो एक व्यक्ति मान लो 1000 वोट देने वाले हैं, ठीक है, 1000 है वोट देने वालों की संख्या, है ना, और 10 व्यक्ति क्या है निर्वाचन में खड़े हुए हैं, ठीक है, और मान लेते हैं एक व्यक्ति को मिल गया, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 150 वोट, ठीक है, और बाकी के 9 व्यक्ति को मिला है 150 से कम वोट, तो 1000 वोट देने वाले हैं, मिला कितना है 150 वोट, ठीक है, अगर हम बात करें तो लगभग 15% ही वोट मिला है, बट फिर भी क्योंकि बाकी 9 लोग से ज़्यादा वोट मिला है तो ये जीत जाएगा चुनाव। ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि इसी आधार पर चुनाव आप देखेंगे लोकसभा में, विधानसभा में, इसी बेस पर चुनाव होता है ना। लेकिन ये जनता का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व तो कर नहीं पाया, क्योंकि वोट कितना मिला, 15% ही तो मिला है, 150 वोट ही तो मिला है, देने वाले तो 1000 हैं, बट फिर भी क्योंकि सबसे ज़्यादा मिला है बाकियों से, तो इसलिए वो जीत गया चुनाव। यह है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना, जिसके आधार पर चुनाव हमको देखने को मिलता है लोकसभा में और विधानसभा में, राज्यों में। इस प्रणाली को इसलिए अपनाया गया क्योंकि ये सबसे आसान है, ठीक है, और जब बेसिकली ये लागू है 1950 से, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज में इसी प्रकार से चुनाव होते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रणाली और है, अच्छा, इसको लागू करने के पीछे रीज़न भी ये था कि चुनाव प्रक्रिया आसान है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब हमारी साक्षरता दर कितनी थी पता है? 12%, केवल, मतलब केवल 12% लोग ही शिक्षित हैं। अब ऐसे टाइम पे एकदम कॉम्प्लिकेटेड चुनाव वाला सिस्टम कर देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसीलिए सिंपल सिस्टम रखा गया था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। और यहाँ पर साक्षरता थी 12%, तो एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि पढ़ने लिखने नहीं आता तो वोट कैसे डालेंगे, क्योंकि बैलेट पेपर आता है, ठीक है, उसमें नाम लिखा रहता है। तो वहाँ पर निर्वाचन आयोग ने, उस समय निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, जो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे, सुकुमार सेन, इनके ऊपर थी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि चुनाव कंडक्ट कराना है सक्सेसफुली, है ना। अब 12% लोग ही शिक्षित हैं तो फिर चुनाव में वोट कैसे डालेंगे, पढ़ लिख तो सकते नहीं, फिर कैसे वोट डालेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया, बोले चुनाव चिन्ह का, ठीक है, चुनाव चिन्ह रहेगा, जो प्रमुख पार्टियां हैं या जो निर्दलीय है सबके लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। अब फिर चुनाव चिन्ह तो अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा ना, मतलब कमल है, ये पंजा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो चुनाव चिन्ह लाया गया, ठीक, चुनाव चिन्ह के आधार पर वोट डालो, सीधी बात है ना। तो ये किया गया था, जो पहला चुनाव हुआ था वो अलग चीज़ है ना। तो मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिकली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है। लेकिन हम बात करें संविधान सभा के चुनाव की, तो यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को नहीं अपनाया गया। यहाँ पर जो प्रणाली को अपनाया गया वो आज के टाइम पे हम देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रकार से होता है। इसके अलावा जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का चुनाव भी इसी प्रणाली पर होता है। कौन सी प्रणाली? समानुपातिक प्रतिनिधित्व, या इसे कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। और ये प्रणाली जो है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो नहीं जीतेगा चुनाव। यहाँ पर सिस्टम अलग है चुनाव का। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में जो वोटिंग होती है वो होती है एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर, यानी कि यहाँ पर 4 लोग अगर फॉर एग्जाम्पल चुनाव में खड़े हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग 10 लोग का एग्जाम्पल लिए, तो 10 लोग अगर चुनाव में खड़े हैं, वोट देने वाले तो ये 1000 ही है ना। लेकिन वो वोट कैसे देंगे? ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को वोट दे के आ गए, खत्म, ऐसा नहीं है। ये तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है। यहाँ पर 10 लोग का प्रेफरेंस रहेगा, ये पूरा एक पेपर रहेगा ना, तो इसमें सभी 10 के नाम रहेंगे, 1 2 3 4 करके ना 10 तक। तो जो एक व्यक्ति
वोट देने जाएगा वो पहले प्रेफरेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD करके यहाँ पर 10 लोग हैं, तो सबसे पहले उसने प्रेफरेंस दिया कि मैं चाहता हूँ कि चुनाव कौन जीते, A जीते। पहला प्रेफरेंस गया A को, सेकंड प्रेफरेंस गया मान लो B को, तीसरा उन्होंने दे दिया D को, चौथा C को, पांचवा दे दिया E को। इस प्रकार से प्रेफरेंस देगा हर एक कैंडिडेट, 1000 जो वोटर्स हैं हर एक कैंडिडेट क्या देगा, प्रेफरेंस देगा, है ना। अब पहले राउंड की जब काउंटिंग होगी तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो 10 बंदे खड़े हैं चुनाव में सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहा है ना। अगर बेसिकली इसमें यहां पर एक कंसेप्ट होता है वैलिड वोट, यानी कि एक कोटा प्राप्त करना होता है, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है जीतने के लिए, ठीक है। जो वैध मत होते हैं, इसका जो कोटा है उसका फॉर्मूला ये है कि जो वैध मत है, वैध मत मतलब इनवैलिड वोट नहीं होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 1000 वोटर्स में से कोई एक व्यक्ति 10 प्रेफरेंस देना है, मान ले 5 को ही प्रेफरेंस दिया, बाकी 5 को दिया ही नहीं, तो वोट हो जाएगा इनवैलिड, क्योंकि वहां पे कंपलसरी है सबको प्रेफरेंस देना। तो यहाँ पे कोटा निकाला जाता है, वो कोटा अगर प्राप्त कर लोगे तो वो जीत जाओगे चुनाव, ऐसा। तो वैध मत डिवाइडेड बाई होगी सीटों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल अगर सीट 1 है तो यहाँ पर कर देंगे +1, ठीक है, और प्लस करेंगे फॉर्मूले में 1, तो यहाँ पे वैलिड वोट डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, ठीक है, 1 + 1। ये 1 जो है ना, ये पोस्ट की संख्या है, पोस्ट की क्या है, संख्या। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में पोस्ट कितना है, 1 ही है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव आज के टाइम पर किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करो तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5। मान लेते हैं अगर 5 के 5 सीटों का चुनाव एक टाइम पर किया जा रहा है, तो ये जो सीटों की संख्या है कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, और +1 करेंगे यानी कि 6 हो जाएगा नीचे में। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैलिड वोट, वैलिड मत, तो मत कितने लोग डालने वाले हैं, फॉर एग्जांपल 90 लोग डालने वाले हैं। मत की संख्या थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन मैं समझाने के लिए आसान बना रहा हूं। मान लेते हैं मत है 90, है ना, एग्जाम्पल, ठीक है। जो 90 विधायक है ना वही तो वोट डालेंगे, क्योंकि राज्यसभा के लिए वोटिंग वही करते हैं, हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कर लेते हैं, 90 हो गया प्लस डिवाइडेड बाई 6 किया, क्योंकि सीटों की संख्या है 5 और प्लस हमको करना है 1, ठीक है, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, ठीक है, और जितना भी आएगा उसमें करना है +1, ठीक है। इतनी सीटें जब किसी कैंडिडेट को मिल जाएगी जो कोटा है वो, तब वो जीत जाएगा इलेक्शन। ये है अनुपातिक प्रतिनिधित्व में। ये थोड़ा समझ अभी आया नहीं होगा, इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा जब हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है। पूरा एक क्लास ही समझाऊंगा कि एकल संकरणी मत पद्धति में चुनाव कैसे हो रहा है। जैसे अभी मैंने ये तो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि प्रेफरेंस देना है, वहां पर प्रॉपर चुनाव करेंगे एक क्लास में, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो चुनाव के माध्यम से समझेंगे कैसे कैसे वोटिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना समझना है अभी आपको, ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा आगे, अभी मतलब मान के चलो 15-20 दिन के बाद ये आ जाएगा, या मैं पहले चालू करूंगा संघ राज्य उसके क्षेत्र से, तो थोड़ा टाइम लगेगा राष्ट्रपति तक पहुंचने में, लेकिन जब राष्ट्रपति में आएंगे तब इसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 296 जो सीटें हैं ये कैसे चुनकर आ रहे हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, जिसमें चुनाव कैसे होगा, एकल संकरणी मत पद्धति के द्वारा, ठीक है। और ये जो चुनाव होगा उसे मतदान कौन करेगा, जनता नहीं कर रही है, इस पर चुनाव कौन कर रहा है, प्रांतीय असेंबली। प्रांतीय असेंबली मतलब जो 11 जो प्रांत है, याद करो, जहां पर विधायिका है, तो वो विधानसभा के मेंबर है ना, उन लोग वोट करेंगे किसके लिए, संविधान सभा के सदस्यों के लिए, ठीक है। तो यहां पर चुनाव का सिस्टम ऐसा था कि जो विधायिका है इसके सदस्य चुनेंगे संविधान सभा के लिए प्रतिनिधि, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन हो, वो तो पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि जनता तो पार्टिसिपेट की ही नहीं। पार्टिसिपेट यहां पर चुनाव तो हो रहा है, लेकिन चुनाव कैसा है, अप्रत्यक्ष है, क्योंकि जनता ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया। विधायिका ने चुनाव में हिस्सा लिया संविधान सभा के सदस्यों के लिए। क्लियर है यहां तक। और चुनाव कैसे हो रहा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति। एकल संक्रमणी मत पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉर एग्जांपल ए का जो वोट है, ए को जिन्होंने वोट दिया है, अगर मान लो ए चुनाव से बाहर हो गया तो उनका जो वोट है वो जिसने सेकंड प्रेफरेंस दिया है जैसे बी को, तो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो वोट तो एक ही है, लेकिन वो संक्रमण हो रहा है, हस्तांतरित हो रहा है ना, शिफ्ट हो रहा है। जो हार गया
उससे शिफ्ट होकर के जो सेकंड प्रेफरेंस था उधर आ जाएगा। ठीक है, तो एकल संक्रमणी मत पद्धति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपका वोट जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव, 3 प्रमुख समुदाय हैं, सामान्य, मुस्लिम, सिख। प्रांतीय असेंबली यानी कि प्रांत की जो विधान सभाएं हैं, है ना, में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो विधायिका के जो सदस्य हैं वही क्या करेंगे, चुनाव करेंगे संविधान सभा के सदस्यों के लिए। चुनाव कैसे होगा, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि मान लेते हैं 296 सीट है ना, यहाँ पे बेसिकली हम बात करें तो प्रांतीय असेंबली के लिए, तो एग्जाम्पल अगर लेते हैं 296 सीटों में से एग्जाम्पल लेते हैं कि 90 जो सीट है वो मुस्लिम्स के लिए है, तो ये 90 सीटों पर जो मुस्लिम के लिए निर्धारित है, यहाँ पर वोटिंग करने का अधिकार केवल मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स को ही रहेगा। ये प्रमुख प्रस्ताव था किसका, कैबिनेट मिशन का। यहाँ पर 90 सीटों के लिए कोई हिंदू प्रतिनिधि वोट नहीं करेगा, मतलब हिंदू जो सदस्य है सॉरी वो वोट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक। या सिख जो है 90 लोग के लिए वोट नहीं करेगा क्योंकि ये मुस्लिम के लिए निर्धारित है ना, तो यहाँ पर वोटिंग कौन करेंगे, केवल मुस्लिम ही करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं कि 40 सीटें या फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 30 सीटें जो सिख कम्युनिटी के लिए निर्धारित है, तो यहाँ पर वोट कौन करेंगे, केवल सिख करेंगे, हिंदू नहीं करेगा, मुस्लिम नहीं करेगा, कोई और कम्युनिटी के लोग इन 30 सदस्यों के लिए वोट नहीं करेंगे, केवल सिख करेंगे। ठीक है, ये निर्धारित किया गया था। तो प्रांतीय असेंबली में, प्रांतीय विधानसभा में जो मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे वही मुस्लिम मेंबर्स इन 90 सीटों के लिए क्या करेंगे, मतदान करेंगे। जो सिख मेंबर्स रहेंगे वही सिख मेंबर इन 30 सीटों के लिए क्या करेंगे, मतदान करेंगे। ठीक है, और सामान्य सीटों के लिए जो सामान्य है यानी कि हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी जो भी है वो सब सामान्य में आ गए, उन लोग ही वोट करेंगे केवल सामान्य सीट के लिए। क्लियर है, तो ये प्रावधान किया गया था और इसी कारण से जो मुस्लिम लीग थी अल्टीमेटली यहाँ भी एक ही संविधान सभा का गठन किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इस प्रस्ताव के माध्यम से वो खुश हो गए थे कि बोले हाँ यार मुस्लिम लीग के जो बात अगर करें मुस्लिम समुदाय के लिए जो सीटों का निर्धारण किया गया उस पर वोट करने का जो दायित्व है या अधिकार है वो केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों का है, इस कारण से वो खुश हो गए थे, है ना। इसी कारण उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया कैबिनेट मिशन को। कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया। तो ये 5 थे प्रमुख प्रस्ताव। क्लियर है, समझ आया क्लियर पूरा। सदस्यों की संख्या निर्धारण कैसे किया जाए, जनसंख्या के आधार पर, तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं ना कि 5 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट या 20 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, इस प्रकार से। ठीक है, तो याद रखना कैसे निर्धारण किया जा रहा है। 389 में भी देसी रियासतों के लिए अलग है, जहां पे चयन किया जाएगा राजा महाराजा के द्वारा कौन आएंगे, और ब्रिटिश भारत के लिए अलग है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश भारत की बात करें तो 3 प्रमुख समुदायों में भी वर्गीकरण किया गया। जो 296 जो सीट थी ब्रिटिश भारत के लिए, इसका 3 प्रमुख समुदाय में वर्गीकरण, सामान्य है, मुस्लिम है, सिख है। इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा। जो उस समुदाय के रहेंगे वो उस समुदाय के लिए जो सीटें निर्धारित है उसके लिए क्या करेंगे, वोट करेंगे। मुस्लिम मुस्लिम के लिए करेगा, सिख सिख के लिए करेगा, सामान्य सामान्य के लिए। ठीक है, और वोटिंग कैसे होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संकरणी मत के द्वारा। क्लियर यहाँ तक। तो ये थे प्रमुख प्रस्ताव। आज की क्लास में हम करेंगे यहीं तक। इसके बाद जो अगली क्लास कल हम करेंगे उसमें हम देखेंगे संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, कांग्रेस पार्टी ने भी किया, मुस्लिम लीग ने भी किया। ठीक है, जब प्रस्ताव स्वीकार हो गया है, अब 93 देसी रियासत के लिए तो चुनाव होना नहीं है, लेकिन 296 जो ब्रिटिश भारत की सीटें उसके लिए तो चुनाव होगा ना। तो वो चुनाव कब हुआ, किस पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की, और उसके बाद जब चुनाव हो जाएगा तो सदस्य आएंगे, बैठेंगे संविधान सभा में, फिर क्या क्या कार्य किया जाएगा, वो सारी चीज़ें कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आया आज की क्लास में पूरा जितना पढ़े। अब रिवीजन करके आना है, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और इंडियन पॉलिटी से आपको मिलेगा 12 से 15 प्रश्न तक मिल जाएगा देखने को प्रीलिम्स में। और ऐसा सब्जेक्ट है कि कंसेप्ट बेस्ड भी है, फैक्ट बेस्ड भी है। कंसेप्ट से भी प्रश्न आते हैं, फैक्ट से भी आते हैं। और जैसे आप बाकी सब्जेक्ट में आप जितना जोर लगाओगे, जैसे हिस्ट्री में लगाओगे, है ना, तो इतना सारा फैक्चुअल चीज़ है, हो सकता है पढ़ने के बाद वो चीज़ आए तो आपको याद न रहे।
दूसरी बात, आपने पढ़ा कुछ और है, आया कुछ और है, क्योंकि फैक्ट का भरमार है। पॉलिटी में ऐसा नहीं है। पॉलिटी में कंसेप्ट तो है, दबा के कंसेप्ट है, फैक्ट भी है, लेकिन इसको ना मतलब उतना आपको जोर नहीं लगेगा जितना आप इतिहास पढ़ने में जोर लगाओगे। एक तो सब्जेक्ट आसान है बाकी के कंपेयर, लेकिन कंसेप्ट वाला है ना, तो जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी। लेकिन बाकी से आपको ज़्यादा नंबर दिलाएगा ये सब्जेक्ट, इंडियन पॉलिटी है ना। इसके अलावा इंडियन जियोग्राफी है और इंडियन इकोनॉमी है, ये दोनों सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाऊंगा। तो जब हमारा इंडियन पॉलिटी हो जाएगा ना कंप्लीट, फिर इंडियन जियोग्राफी हम स्टार्ट करेंगे और फिर करेंगे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? थैंक यू, आज की क्लास में यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं। क्या चीज़ बोले? विभाजन? विभाजन तो हुआ ना अल्टीमेटली। नेहरू नहीं थे एग्री। नेहरू ये नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों की मुख्य जो नीति थी, लड़ाना चाहते थे, विभाजन चाहते थे। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई उनका ये कंसेप्ट था। मतलब महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि विभाजन अगर होगा तो दंगे फसाद होंगे, मारकाट होगा, और अल्टीमेटली हुआ भी वो, है ना। तो लोगों की हत्या होगी और एक दूसरे के प्रति दूरियां आएगी। कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर्स ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स थे आपस में दोस्त भी थे, लेकिन इस कारण से विभाजन नहीं चाहते थे ताकि दो प्रमुख समुदाय हैं जो पहले से चले आ रहे हैं उनके बीच में टकराव ना हो। इस ये जो मेन रीजन था, है ना। और अंग्रेज विभाजन इसलिए करना चाहते थे ताकि अल्टीमेटली अपना फायदा देख रहे थे। अगर लोगों को विभाजित कर देंगे तो जो स्वतंत्रता के लिए जो मांग है वो कम हो जाएगी, है ना। तो वो अपना शासन व्यवस्था चला सकते हैं लंबे टाइम तक। क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण ही तो कर रहे थे। यहाँ से जो कच्चा माल है ले जा रहे हैं ब्रिटेन में, है ना, तो यूज कर रहे थे ना इंडिया को बेसिकली। अब भारतीय जब धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे, शिक्षित हो रहे थे, तो उनको फिर होश आया कि नहीं भाई आज़ादी चाहिए हमको, इनको भगाना है। तो भागना नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों आपस में लड़वा रहे हैं। हम लोग देखेंगे, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे बंगाल का विभाजन 1905 में जो किया गया, क्योंकि सबसे पहले जो आज़ादी की चिंगारी जो उठी वो उसी क्षेत्र से, है ना। तो बंगाल को पहले विभाजित किया। उसके पीछे भी टैक्टिक्स क्या था? हिंदू और मुस्लिम। तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो आज वर्तमान वो है अपना वेस्ट बंगाल।